गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अध्ययन करेंगे मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो जो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं वे कक्षा के अनुसार अलग अलग होते हैं। जैसे प्राथमिक कक्षाओं में अलग होते हैं और उच्च प्राथमिक में अलग होते हैं एवं माध्यमिक में अलग होते हैं। तो हम तीनों को इसी प्रकार समझेंगे। शिक्षा मनोवैज्ञानिक मानव व्यवहार के तीन पक्ष मानते हैं। जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं वे मानव व्यवहार के तीन रूप मानते हैं। पहला है संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक, दूसरा है भावात्मक और तीसरा है कौशल। या दूसरे रूप में इसको इस प्रकार कह सकते हैं संज्ञानात्मक, मनोक्रियात्मक और भावात्मक। और स्पष्टीकरण की दृष्टि से प्रत्येक उद्देश्यों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण के दृष्टि से प्रत्येक उद्देश्य को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। का है विषय वस्तु और खा है अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। तो इस प्रकार हम प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य को समझेंगे। तो जो मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य हैं वो आपको शायद पता हो कि वो शुभोपली मतलब सुनना, बोलना, लिखना और करना। मतलब जो प्राथमिक स्तर का स्टूडेंट है या बालक है वो लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना सीख जाए। यही प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। इसको हम इस प्रकार कह सकते हैं। इसको हम तीन भागों में बांट सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को: ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और अभिवृत्तात्मक उद्देश्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य का। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य तीन प्रकार के हैं। इसमें भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। भाषा के तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना मतलब भाषा क्या है, भाषा के कितने प्रकार होते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, इन सब का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। दूसरा है वैचारिक विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, मतलब विचारों का ज्ञान प्राप्त करना, जैसे निबंधों के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से और कहानियों के माध्यम से विचारों का ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा है रचना के विविध रूपों का ज्ञान प्राप्त करना कि रचनाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे कि हिंदी भाषा में बहुत प्रकार की रचनाएं होती हैं। हिंदी की भाषा में कहानी होती है, कविता होती है, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, ये सब बहुत सारे रूप इसके होते हैं जिसको भी जानना जरूरी है। जो दूसरा है मतलब कौशलात्मक उद्देश्य। कौशलात्मक उद्देश्य में हम उसके अंदर कौशलों का विकास करते हैं, मतलब लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना। तीसरा शुभोपली सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, इन चार कौशलों का विकास करते हैं। तो कौशलात्मक उद्देश्यों में पहला है बोध सहित सुनने की योग्यता प्राप्त करना। बोध सहित, यहाँ बोध सहित मतलब यह है कि चीजों को समझना जरूरी है, चीजों को समझना जरूरी है और आप उसको बोध सहित सुनना, मतलब केवल सुनना ही नहीं है बल्कि उसको बोध सहित उसको समझना भी है। दूसरा है प्रभावी ढंग से बोलकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। प्रभावी ढंग से बोलना, किसी अपने मन की बात की अभिव्यक्त करना प्रभावी ढंग से, ये भी इसमें आएगा। तीसरा है बोध सहित पढ़ने की योग्यता प्राप्त करना, मतलब कि जब हम पढ़ेंगे उस समय, मतलब रीडिंग करेंगे हम या वाचन करेंगे तो उस समय हम उसको समझते भी जाएंगे। ये योग्यता हमारे अंदर मतलब उस बच्चे के अंदर विकसित होना चाहिए। चौथा है प्रभावी ढंग से लिखकर अपनी बात कहने की योग्यता प्राप्त करना। केवल वो सुनेगा ही, बोलेगा ही, पढ़ेगा ही नहीं बल्कि वो अपने विचारों को लिख भी सकेगा, अपने विचारों को अभिव्यक्त प्रदान कर सकेगा लिखित रूप में। अब दूसरा इसमें गा है अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य। तो अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य में क्या है? अवृत्तियों का विकास करना, मतलब उसकी जो अवृत्तियां हैं मतलब रुचियां हैं उसका विकास करना। इसमें सबसे पहला है मातृभाषा तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, मतलब जो मातृभाषा है और उसमें तथा उसके साहित्य में रुचि लेना, मतलब जो उसका गद्य साहित्य है, पद्य साहित्य है या गद्य पद्य साहित्य है उसमें रुचि लेना। दूसरा है सद्वृत्तियों का विकास करना। सद्वृत्तियां क्या है? पढ़ने की आदत डालना, नई चीजों को पढ़ने की आदत डालना, सुनने की आदत डालना, रचना करने की आदत डालना। इस प्रकार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के यही उद्देश्य हैं।
अब हम बात करेंगे उच्च प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो इसमें भी इसको 3 रूप में हम डिवाइड कर सकते हैं: ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य और रचनात्मक या सृजनात्मक उद्देश्य। तो सृजनात्मक उद्देश्य में समझना जरूरी है कि भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना। भाषा कौशलों में मौलिकता लाने की योग्यता प्राप्त करना मतलब जब जो हमारे अंदर भाषा कौशल है, जो लैंग्वेज स्किल है, उसमें ओरिजिनलिटी हो, किसी की नकल ना हो। फिर इसमें अगला जो घा है वो है अवृत्त्यात्मक उद्देश्य। इस प्रकार ये जो उच्च प्राथमिक स्तर पर 4 उद्देश्य हो गए: ज्ञानात्मक उद्देश्य, कौशलात्मक उद्देश्य, सृजनात्मक उद्देश्य और घा अवृत्त्यात्मक उद्देश्य। मतलब ज्ञान प्राप्त करने का उद्देश्य, कौशल अर्जित करने का उद्देश्य, सृजन या रचना करने का उद्देश्य, जिसमें हम लिख पढ़ सकें, अपने मन की बात को कह सकें, कविता के रूप में या कहानी के रूप में, अपने गद्य पद्य के रूप में अपने मन की बात को कह सकें। जो अगला है, अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? अभी जो हमने पहले बताया था वह प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर है, मतलब कि एक तरह से इसको हम कह सकते हैं मिडिल और प्राइमरी स्तर पर। अब हम बात करेंगे माध्यमिक स्तर पर। तो माध्यमिक स्तर पर मतलब हाई स्कूल स्तर पर, इसमें क्या उद्देश्य है? तो पहला है भाव प्रकाशन या अभिव्यक्ति का उद्देश्य। भाव प्रकाशन मतलब हम अपना सेल्फ एक्सप्रेशन कर सकें, अपने मन की बात को दूसरों तक पहुंचा सकें। दूसरा है भाव ग्रहण का उद्देश्य, मतलब दूसरे के भावों को ग्रहण कर सकें, मतलब कुछ लिखा हुआ या कोई बोल रहा उसको समझ करके उसके भावों को ग्रहण कर सकें। तीसरा है सृजनात्मक उद्देश्य, मतलब कि कुछ हम रचना कर सकें, कुछ हम पोयम मतलब कविता और पद्य, कविता और पद्य और मतलब पद्य में बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। गद्य की रचना कर सकें, कहानी की रचना कर सकें, उपन्यास की रचना कर सकें, निबंध लिख सकें, ये सब हम कर सकें, ये सृजनात्मक उद्देश्य में आएगा। अब सबसे पहले हम चर्चा करते हैं भाव प्रकाशन का उद्देश्य। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में भाव सुसुप्तावस्था में रहता है। व्यक्ति के हृदय में जो भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं, वे सुसुप्तावस्था में मतलब ना जगते रहते ना सोते रहते हैं, वो उसी अवस्था में रहते हैं, सुसुप्तावस्था में। लेकिन जब सही समय पर उनको मौका मिलता है तो व्यक्ति अपने भावनाओं को बिना कहे रुक नहीं सकता, अपने भावनाओं को बिना व्यक्त किए वो रुक नहीं सकता, अपने भावनाओं को व्यक्त करेगा ही करेगा। कवि या लेखक के भावों को वैसा ही ग्रहण कर ले, ये योग्यता उसमें होनी चाहिए। इस प्रकार भाव प्रकाशन हेतु निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। जो भाव प्रकाशन है उसके निम्नलिखित उद्देश्य होंगे। पहला है छात्रों को इस योग्य बनाना कि वह उचित भाव भंगिमाओं के साथ वाचन कर सके तथा काव्यानंद की अनुभूति प्राप्त कर सके। मतलब जब वे वाचन करेंगे, मतलब कविता को जब पढ़ेंगे या रीडिंग करेंगे, तो उस समय वो उचित भाव भंगिमाओं के साथ उसको कर सकें, मतलब कि उसमें अभिनय कर सकें, कविता के रूप को अभिनय के रूप में प्रदर्शित कर सकें, ये उनके अंदर योग्यता होनी चाहिए। और इसके माध्यम से वे अपनी योग्यता को डेवलप कर सकेंगे। इसके अतिरिक्त वे काव्य की अनुभूति या साहित्य की अनुभूति कर सकेंगे। दूसरा है छात्रों को अपने भावों को सरल, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने में प्रवृत्त बनाना। जो छात्र हैं उनको इस योग्य बना देना है हाई स्कूल तक कि वे अपने विचारों को अच्छी तरीके से अभिव्यक्त कर सकें, मतलब लिख सकें, दूसरे की रचनाओं को पढ़ सकें, ठीक है। और तीसरा है इसमें लेखन में शब्दों, वाक्यों, अनुच्छेदों की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हाई स्कूल स्तर पे आकर के उनके लेखन में शुद्धता होनी चाहिए, मतलब उनके शब्द शुद्ध हों, उनके वाक्य शुद्ध हों और उनके अनुच्छेद भी जो सेक्शन है या पैराग्राफ्स हैं वे भी शुद्ध हों, उसमें कोई त्रुटि के लिए गुंजाइश नहीं रहती है। फिर उसके बाद है निबंध एवं पत्र लेखन के विविध रूपों का भी व्यापक ध्यान रखना चाहिए। जो निबंध है मतलब ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग, इस सब का भी कौशल विकसित करना इस समय उद्देश्य बन जाता है। और अगला है शुद्ध, सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली भाषा में छात्र अपने भावों, विचारों एवं अनुभूतियों को अभिव्यक्त कर सकें। जो छात्र हैं वे अपने विचारों को, अपने भावों को तथा अपने जो विचार, भाव इत्यादि हैं उनको शुद्ध एवं सरल शब्दों में स्पष्ट कर सकें, लिख सकें, उसमें रचना कर सकें।
और इसमें अगला है दूसरा भाव ग्रहण का उद्देश्य। मतलब भाव ग्रहण का उद्देश्य मतलब कि हम दूसरे के भावों को भी ग्रहण कर सकें, मतलब दूसरी कविताओं का, दूसरी की रचनाओं का, दूसरी कहानियों का, उपन्यासों का भी भाव ग्रहण कर सकें। एक व्यक्ति जो भाव अभिव्यक्त करता है उसे दूसरा व्यक्ति उसी भाव से ग्रहण करे। मतलब कोई व्यक्ति किसी चीज को जिस उद्देश्य से कहता है दूसरा व्यक्ति उसको उसी रूप में ग्रहण करे। तो भाव ग्रहण के उद्देश्य में है साहित्य में अभिव्यक्त विचारों को पढ़कर समझने की क्षमता प्रदान करना। जो साहित्य में विचार कहे गए हैं या जो राइटर्स या ऑथर्स लिखे हैं उसको पढ़ करके और उसको समझने की क्षमता या कैपेसिटी को डेवलपमेंट करना। अगला है लक्ष्यार्थ को समझने की क्षमता का विकास करना। 3 शब्द शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो तीनों की समझने की जो क्षमता है वो व्यक्ति में डेवलप हो सके। अगला है बालक के शब्द भंडार में वृद्धि करना। मतलब हाई स्कूल स्तर पर एक बच्चे को भाषा शिक्षण का उद्देश्य भी होता है कि वह वोकैबुलरी या शब्द भंडार या अपनी डिक्शनरी को अधिक से अधिक डेवलप कर सके, विचारों को भली भांति समझ सके। और अगला है बालकों में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना कि वह दूसरे द्वारा कही हुई बात को यथाविधि समझ सके। मतलब दूसरा व्यक्ति जिस भाव से कह रहा है उसको पढ़ने वाला या सुनने वाला उसी भाव से समझे। अब जो अगली बात है मतलब तीसरा सृजनात्मक उद्देश्य। तो सृजनात्मक उद्देश्य में हमारा उद्देश्य रहता है कि विद्यार्थी रचनाओं को कर सके हाई स्कूल स्तर पे, क्योंकि इस स्तर पे तो बहुत लोग अच्छी रचना करने लगते हैं। हमारे जितने प्राचीन मतलब हिंदी के जो विद्वान हैं जयशंकर प्रसाद जी और लोग भी जो हैं वो लोग तो हाई स्कूल 8 तक 10 तक ही पढ़े थे, लेकिन वो बहुत अच्छी रचना कर लेते थे। तो इस स्तर तक आकर के व्यक्ति अच्छी रचनाओं को कर सकता है। तो ये सृजनात्मक उद्देश्य के अंतर्गत आएगा। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान करना है। मतलब व्यक्ति को साहित्य सृजन की प्रेरणा प्रदान कर देना है। जो स्टूडेंट है उसको इस लायक बना देना है कि वो रचनाओं को कर सके। नंबर इसमें एक आएगा साहित्य के विस्तृत अध्ययन द्वारा रसास्वादन की अपरिमित क्षमता प्रदान करना। विस्तृत अध्ययन साहित्य का जरूरी है इसमें, जिससे कि वो रसास्वादन कर सके। साहित्य लेखन की प्रेरणा प्रदान करना और साहित्य को वो लिख सके। आज इतना ही, धन्यवाद।